Good morning, students. So we are going to start page number 38. The heading of our lesson or theme was King, Farmers and Town. So in the further study, we are going to see about the life of the farmers or the countryside. अभी तक हमने जो पढ़ा that was about मतलब वो राजाओं के बारे में था कि कौन से राजा ने किस किस इलाके पे राज्य किया और उन्होंने उस राज्य तंत्र के अंदर क्या क्या बदलाव किया। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो जो टॉपिक है अ चेंजिंग कंट्री साइड, यानी कि हमारे यहाँ जो ग्रामीण इलाकों के अंदर जो बदलाव इन राजाओं ने किया उसके बारे में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनके बारे में किस प्रकार से मिला है, इनके बारे में जो कंट्री साइड में जो चेंजेस हुए या राजा महाराजा ने ग्रामीण इलाकों को कैसे डेवलप किया या कितना उनका कंट्रीब्यूशन था इन चीजों को डेवलप करने में। क्या राजा इंटरेस्टेड थे प्रोडक्शन से, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से, या वो लोग जो है सिर्फ टैक्स कलेक्ट करते थे, ये सब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले सोर्स को देखेंगे। इस सोर्स को पढ़ने से हमें काफी कुछ पता चलेगा। तो इस सोर्स में अगर आप देखें तो ये गुजरात के आर्टिफिशियल रिजर्वरी के बारे में तो लेक है, उसका नाम है सुदर्शन लेक और ये बड़ा प्रसिद्ध है। इस जगह पे अगर हम देखें तो चट्टानों में इंस्क्राइब्ड यानी कि गुदा हुआ है, लिखा हुआ है कि ये जो है ये जो हम कह सकते हैं लेक है, इसको सिंचाई के लिए बनाया गया। और अगर हम देखें तो संस्कृत में ये कंपोजिशन रिटर्न है और माना जाता है कि ये रिकॉर्ड जो है ये शाखा रूलर जो थे जिनका नाम था रुद्रमन, उन्होंने द्वारा कंपोजिट किया गया था। इस इंस्क्रिप्शंस में कई बार ये भी लिखा हुआ है कि वहाँ जब मौर्य साम्राज्य चल रहा था तो ये एम्बर्कमेंट यानी कि ये तट जो था इस झील लेक का वो टूटा और टूटने के बाद उसे ठीक करने की जिम्मेदारी वहाँ के राजा ने उठाई। रुद्रमन ने कई बार कहा कि कोई बात नहीं, इसके रिपेयर करने का सारा पैसा मैं उठाऊंगा और बिना मतलब आप लोग के ऊपर कोई टैक्स एक्स्ट्रा इंक्रीज किए। इसी प्रकार से गुप्त डायनेस्टी में भी देखने में आता है कि उन्होंने इस झील को कई बार रिपेयर करवाया। आखिर राजा ये झील के को रिपेयर करवाने के पीछे कहीं ना कहीं ये था कि उस जमाने में राजा एग्रीकल्चर को और इस प्रकार के एग्रीकल्चर के इरिगेशन के लिए और दूसरे सिस्टम्स में अपना इंटरेस्ट जरूर दिखाते थे। So now we are going to our topic, a changing countryside, popular participation of the kings. So let me read some part of it. So what did the subject think about their rulers? Obviously, the inscriptions do not provide all the answers. In fact, ordinary people rarely left account of their thoughts and experience. Nevertheless, the historians have tried to solve this problem by examining the stories contained in the archaeology such as the Jatak and Panchatantra. Many of these stories probably originated as popular oral tales that were later committed to writing. The Jataks were written in the Pali around the mid of the first millennium CE. यहाँ पर आप सबने सुना होगा पंचतंत्र और जातक की कथाएं। इनमें ज्यादातर कहानियां जो थी वो कंट्री साइड की या फॉरेस्ट की या एनिमल्स की होती थी, जिनके जरिए वो राजा और प्रजा के बीच के रिलेशंस को क्या करते थे, बताते थे, एक्सप्लेन करते थे। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने आम जनता के पास तो कोई लिखा हुआ दस्तावेज ऐसा नहीं था कि राजा ने क्या किया क्या नहीं किया। राजाओं के जो इंस्क्रिप्शन है वो पूरी तरीके से सही बताते नहीं है, क्योंकि वो ज्यादातर इन फेवर ऑफ किंग ही रहेंगे, वो उसके पक्ष में ही बोलेंगे। तो इस समय अगर हम देखें तो ये कहानियां और इन चीजों को अगर देखें तो फिर बहुत सारी चीजें उभर के आती हैं कि किस प्रकार से लोगों का और राजा का जो है रिश्ता था।
यहाँ पर एक जातक कथा की जो प्लॉट है, कहानी है, उसके अंदर एक दुष्ट राजा के बारे में था और उसमें जो बुजुर्ग औरतें और पुरुष, खेती करने वाले, ग्रामीण लड़के और जानवर, इन सब की अलग अलग जो कहते क्या किरदार है। और इसमें हम ये देखें तो वो इस कहानी के जरिए बताते हैं कि वो रात और दिन एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। रात और दिन मतलब उनका शोषण होता है और जिस शोषण के कारण वो लोग अपनी मिजरी, अपना दर्द, अपनी तकलीफों के कारण राजा को कर्ज करते हैं, उसको शापित ठहराते हैं। इसके अंदर वो ये कहते हैं कि रात को डाकू आते हैं, चोर आते हैं और लूटते हैं जनता को, और सुबह जो टैक्स कलेक्टर आते हैं वो उनको लूटते हैं। और इस दुख से जो जनता है वो घबरा जाती है और वो जनता अपना गांव छोड़कर नजदीक के जंगलों की ओर चली जाती है। अब ये चीज बताता है कि उस जमाने में जो जनता जो है वो जंगलों में शरण ले लेती थी। और कई बार आपने पिछली बार भी देखा होगा जोरो की कहानी और रॉबिन्सन क्रूसो, जो कि जो है आदिवासियों के लिए एक देवता बन गया, उनको प्रोटेक्शन देने वाला, जंगलों में उनको पनाह देने वाला, और जो गलत काम करते हैं उन लोग को पनिश करने वाले हीरोज के रूप में। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इस प्रकार से ये लोग जंगल की ओर जाते थे और वहाँ पर प्रोटेक्शन लेते थे। द लास्ट पैराग्राफ में हम जा रहे हैं, तो आई विल रीड फॉर यू। As the story indicates, the relationship between the king and the subjects, especially the rural population, could often be strained. The king frequently tried to fill their coffers for the demanding high tax. The peasants particularly found in such a demand opposite. Then escaping into the forest remained an option, as reflected in the Jatak story. Meanwhile, the other strategies aimed to increasing the production to meet growing demand for the tax also came to be adopted. अगर हम देखें तो इस कहानी और इस प्रकार के प्रस्तावना या परिस्थिति जो एक दिखाया जाता है, उसके आधार पर हम ये देख सकते हैं कि ज्यादातर ये होता था कि राजा जो है वो सिर्फ अपने भंडारण को भरने के लिए, अपने अपने खजाने को भरने के लिए जो है हाई टैक्स लगाता रहता और कलेक्ट करता रहता। वहीं पर जातक कथा के इसके अलावा ये भी देखा गया है कि राजा, या फिर हम कहें कि राजतंत्र, ये जरूर ध्यान रख रहा था कि किस प्रकार से ज्यादा कल्टीवेशन बढ़े और जिसके कारण वो टैक्स बढ़ाए और टैक्स बढ़ाकर क्या करे, ज्यादा कमाई कर सके या ज्यादा जो खाद्य पदार्थ इकट्ठा कर सके। देन ये दिखता है कि राजा का इंटरेस्ट जो है वो एग्रीकल्चर में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को लेकर हुआ था। अब हम देखेंगे कि क्या राजतंत्र में किस किस प्रकार के स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट किया और इस स्ट्रेटेजी से उन्होंने इनका प्रोडक्शन इंक्रीमेंट में क्या क्या काम किया। तो हम यहाँ पर इन चीजों को देखेंगे। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात जो हमारे सामने आती है वो ये है कि दिस ऑल स्ट्रेटेजीज वर टेकन बाय द रूलिंग किंग and was compelled to adopt by the farmers, and not only this, it is all because he want to increase the tax, or he want to make money from that, or he want to be sound in the economy, because he have to take care about the army. He must need a powerful army. उनको बहुत तगड़ा जो आर्मी सिस्टम चाहिए होता था, क्योंकि उन्हें जो दूसरे राज्यों के साथ अपना प्रोटेक्शन करना था। तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। सो नाउ स्ट्रेटेजीज, हम जो नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। देन आई एम गोइंग टू रीड द थिंग फॉर यू। वन सच स्ट्रेटेजी was the shift of flow agriculture, which is spread in fertile alluvial river valleys such as those of the Ganga and the Kaveri from c. 6th century BCE. The iron-tipped plow shares
was used to turn the alluvial soil in the area which had high rainfall. Moreover, in the some part of the Gangan Valley, production of the paddy was dramatically increased by the introduction of transplantation. Although this meant back-breaking work for the producers. अगर हम यहाँ पर देखें तो जो पहली चीज हमें देखने में आती है तो वो गंगन वैली में या एलुवियल सॉइल एरिया में और कावेरी के डिपोजिशन एरिया में पाया गया कि वहाँ लोहे के टिप वाला यानी कि जो हल है उसके नीचे लोहे का परता चढ़ा दिया जाता था और ये बड़ा आसान होता था सॉफ्ट मिट्टी को ऊपर से नीचे खोदने के लिए खोदकर उसको क्या है बड़ा सॉफ्ट बना दिया जाए और खूब अच्छी फर्टिलिटी उसकी हो जाती है। ये भारी बारिश वाले इलाके में ये जो सिस्टम था वो उचित था और सही चल रहा था। इसके अलावा एक और नया सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ इसी समय दौरान में वो था चावल की खेती में एक बहुत तेजी से परिवर्तन आया ट्रांसप्लांटेशन से। ट्रांसप्लांटेशन होता है जैसे गौड़ लगाना कहते हैं हिंदी में, पेड़ को एक जगह पर लगाया जाता है, उसके क्या कह सकते हैं स्लैपलिंग्स होती हैं यानी कि छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं। ये सैपलिंग्स को फिर उखाड़ा जाता है और फिर इसको खेत से दूर दूर जगह पर लगाया जाता है। ये सैपलिंग्स को जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसकी जो प्रोडक्शन होती है उस पेड़ की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस कारण से ये ट्रांसप्लांटेशन बहुत अच्छा एक सिस्टम था चावल की खेती के लिए कि बहुत सारा चावल लगाया जाए, परंतु जो प्रोड्यूस करने वाले किसान थे उनकी कमर तोड़ने वाली थी क्योंकि सैपलिंग्स अगर लगाना है तो कंटिन्यूस कई घंटे उनको झुककर जो नी तक यानी कि आपके पाँव के निचले इलाके तक जो है पानी में खड़े होकर कई घंटे तक उनको क्या करना पड़ता है सैपल को लगाना पड़ता है, चावल को रोपना पड़ता था। तो इस कारण से उनका काम बढ़ गया और इस बढ़ते हुए काम से जो इंक्रीमेंट हुआ वो इंक्रीमेंट हम नहीं मान सकते कि वो उनका खुद का ही बेनिफिट था, उनको वो क्या करना पड़ता था एज अ टैक्स कुछ हिस्सा देना पड़ जाता था। तो ये उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल का काम था। देन वाइल नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर हम देखें तो वाइल द आयरन फ्लो शेड लेड टू ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इट्स यूज वाज restricted to the certain part of the subcontinent. Then the cultivators in the area which were semi-arid, such as a part of Punjab, Rajasthan, they did not adopt it till the 20th century. आप सब अगर देखें तो ये जो मैंने कहा था लोहे के पतरे वाला या आयरन टिप वाला जो प्लो था उसको अगर हम देखें तो वो ठीक है सॉफ्ट मिट्टी में और दूसरी जगह बड़ा अच्छा काम कर सकता है, परंतु वहीं पे जो राजस्थान के सेमी एरिड इलाके में पंजाब के सेमी एरिड इलाके में ये जो है नहीं यूज किया जा सकता। इसके अलावा पहाड़ी इलाके में जहाँ पे चट्टान खुरदुरी मिट्टी बीच बीच में कंकड़ या पत्थर का आना यहाँ पे बहुत मुश्किल था, तो वहाँ पे लोग जो है होए यानी कि घेती फावड़ा जो कहते हैं घेती उसी से खेती करना ज्यादा बेटर मानते थे और इस प्रकार के ट्रेनिंग या जमीनी इलाके में घेती ही ज्यादा उचित औजार था जिसके द्वारा क्या किया जा सकता था खेती की जा सकती थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आयरन फ्लो फील्ड वो वहाँ पर उचित नहीं था, तो वहाँ पर जो पुरानी पद्धति से ही वो लोग खेती कर सकते थे। नाउ जो तीसरा आपका आता है स्टैटिस्टिकल जो चेंजेस आते हैं उसमें अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर का जो मुख्य चीज है वो इरिगेशन यानी कि सिंचाई। अगर अच्छी सिंचाई होगी तो क्या होगा प्रोडक्शन अच्छा होगा। अगर आप लोग को याद है तो पालमपुर आपने सबसे पहले 9th में इकोनॉमिक्स में ये लेसन पढ़ा था, तो वहाँ पर आपने देखा था कि पालमपुर में अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज थी, तो वहाँ का उत्पादन 3 लेयर्स में यानी कि 3 सीजन में किया जा सकता है। वैसे इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल करने की कोशिश की गई थी इस काल में राजाओं के द्वारा, जिसका एक उदाहरण मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सुदर्शन लेख के रूप में। तो यहाँ पर इन्होंने कोशिश की कि ये कैनल सिस्टम डेवलप करें
और टैंक और वेल बनाए, ताकि जो अगर हम देखें तो जिससे क्या हो, उन लोगों को पानी मिल सके और अच्छी सिंचाई सुविधा मिलने के कारण वो लोग क्या करें, बढ़िया खेती करें। इसके लिए जगह जगह पर जो राजाओं ने खुद जो टैक्स कलेक्शन और दूसरी चीजों के जरिए जो वेल बनाए, टैंक बनाए और कैनल्स जो है कम्युनिटी के आधार पे ओरिजिनेट किए। कई इंडिविजुअल्स जो थे उन्होंने भी कंस्ट्रक्शन किए, उन्होंने भी इस प्रकार के इरिगेशन और सिस्टम को अडॉप्ट किया। और कई जगह पर बहुत धनाढ्य जो महाजन होते थे, जो नगरपति होते थे, उन्होंने भी इस चीज में काम किया और उसके बारे में दस्तावेज लिखे हुए पाए जाते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे डिफरेंस इन द रूरल सोसाइटी। अभी तक हमने एग्रीकल्चर की बात की, अब हम बात करेंगे समुदाय की, यानी कि कंट्री साइड में, ग्रामीण इलाकों में जो समुदाय होता था वो किस प्रकार रहता, समाज जो है वो कैसा, रूरल समाज कैसा था। While this technology often led to an increase in the production, the benefits were very uneven. What is evident is that there was a growing difference among the people engaged in agriculture. Stories, especially within the Buddhist tradition, refer to the land, less agricultural labor, small presence, and a large landholders. The term as Grahapati was often used in the Pali text to designate the second and the third categories. The large landholders as well as the village headman, whose positions was often heritated, then emerge as the powerful figure and often exercise control over other cultivators. अगर हम देखें तो समाज में एक विभिन्नता दिखाई देने लगी। ये विभिन्नता टेक्नोलॉजी के इंक्रीज होने के साथ बड़ी तेजी से परिवर्तन रूप में दिखाई दी। और ये जो चीजें, ये बौद्धिस्ट ट्रेडिशन में लिखी गई स्टोरीज या उनके लिखे गए दस्तावेजों से पता चलता है। उस जमाने में कई सारे जो थे वो लैंडलेस लेबर थे, यानी कि काश्तकार ऐसे थे जिनके पास खुद की जमीनें नहीं होती थी, वो दूसरों की जमीनों पे काम करते थे। इसके बाद छोटे किसान होते थे जिनके पास बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते थे किसान खेती के, जिसको वो अपने पेट भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। इसके बाद जो होते थे गांव की ज्यादातर बड़ी जमीनें जो होती थी वो लैंडलॉर्ड के हाथों में होती थी। ये लैंडलॉर्ड जो है अगर हम देखें तो इनको अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता था। और ये यहाँ पर गृहपति एक शब्द है जो पाली भाषा में बार बार इस्तेमाल किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी जमीन के अधिकारी होते थे उन्हें हेडमैन कहा जा सकता है या गृहपति कहा जा सकता है, क्योंकि उनके पास बड़ी जमीन होती थी। वो पंच या सरपंचों में से गिनती में आते थे और उनका जो वर्चस्व उस गांव में बड़ा होता था। दक्षिण भारतीय इलाकों में अगर हम देखें तो संगमा टेक्स्ट जो है उसके लिटरेचर के अंदर कई बार ये मेंशन किया गया कि वल्लवर्स, यानी कि वल्लवर्स जो है वो लोग गांव के जो बड़े माने जाते थे और पावरफुल बंदे होते थे, वो लोग जो है लैंड ओनर्स या वल्लवर्स कहलाते थे। और इसके अलावा जो प्लॉमैन है, यानी कि खेती, उनकी जमीन पर जो खेती करने वाले थे उनको या तो वो स्लेव होते थे या फिर उन्हें आदिमा कहा जाता था। तो ये जो लोग थे, ये लोग क्या है, उनके आदमी नीचे खेतों पे मतलब काम करते थे और उनके लिए उत्पादन करते थे, जिसमें से कुछ हिस्सा इनको दिया जाता था या इनको तनख्वाह दी जाती थी। तो अगर हम देखें तो नई टेक्नोलॉजी जो अडॉप्ट हुई या बढ़ी, उसके बारे में ये तो ठीक है जो उसका उत्पन्न बढ़ा, पर उसके उत्पन्न से, उसके मतलब प्रोडक्शन से किसको कितने फायदा हुआ वो स्पष्ट रूप से हम नहीं देख सकते, क्योंकि बड़े पैमाने में जो वल्लवर्स के अधीन में काम करने वाली जो जनसंख्या ज्यादा थी,
जिन्हें हम आदिम्स कह सकते हैं या फिर हम लैंडलेस लेबर्स कह सकते हैं। तो इस तरीके की अगर हम देखें तो सिचुएशन ग्रामीण इलाके में समाज में देखी जाती है। इसके नीचे एक छोटा सा ब्लॉक है, आप देखें तो उसमें गृहपति के बारे में कह रखा है। अगर हम देखें तो गृहपति जो घर का सबसे बड़ा मुखिया होता था और उसी के सारे रिसोर्स उसके आधार पे यूज किए और पैटेंट कह सकते हैं, आज की तारीख में पैटेंट होते थे, वो जैसा चाहता था उसको उस तरीके से इस्तेमाल करने की आज्ञा वही दे पाता था। तो आपको आज ये समझ में आया गया होगा कि चेंज इन द कंट्री साइड में क्या क्या हुआ। तो पहला हमने देखा कि राजा पॉपुलरली पार्टिसिपेट करते थे एग्रीकल्चर में, खासतौर से टैक्स इंक्रीज करने के लिए या खुद को वेल डेवलप्ड करने के लिए। दूसरा अगर हम देखें तो ये कि उन्होंने कई स्ट्रेटेजीज को इंट्रोड्यूस किया या डेवलप होने में मदद किया ताकि वो टैक्सेस जो है वो कलेक्ट कर सके। देन उसके बाद अगर हम देखें तो इस सब स्ट्रेटेजीज का और इन सब चीजों का जो रूरल सोसाइटी पे क्या मिला या क्या हुआ, वो सारी चीजें एक्सप्लेन की गई थी। तो हम यहाँ पर अब जो कल जो देखेंगे वो लाइफ इन द स्मॉल विलेज और रूरल सिटीज के बारे में देखेंगे। सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे, and that's all for today.